एक देश कगार पर 1946 का राजनीतिक मंजर। 1946 का साल भारत में उम्मीद और अनिश्चितता की एक गहरी भावना के साथ शुरू हुआ। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था और क्लेमेंट एटली के नेतृत्व वाली ब्रिटिश लेबर सरकार भारत को आजादी देने के लिए प्रतिबद्ध थी। हालांकि यह वादा जटिलताओं से भरा था, क्योंकि राजनीतिक मंजर गहराई से विभाजित था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक एकीकृत और धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना करता था। इस बीच मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान के निर्माण का समर्थन किया। इस अस्थिर माहौल में एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा भी शामिल था, जिसने अविभाजित भारत में हिंदू प्रभुत्व की वकालत की। इन अलग अलग राजनीतिक आकांक्षाओं ने सांप्रदायिक तनाव के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान, जो जाहिरा तौर पर एक अलग मुस्लिम राज्य के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए था, एक विनाशकारी मोड़ साबित हुआ। हालांकि कई लोगों ने इस आह्वान को हिंसा के एक छिपे हुए खतरे के रूप में व्याख्यायित किया, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और बढ़ गया। आजादी के संक्रमण की देखरेख करने वाली ब्रिटिश प्रशासन बढ़ते सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने में खुद को तेजी से असमर्थ पाया। राजनीतिक माहौल संदेह और दुश्मनी से भरा हुआ था, जिससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई भी सार्थक बातचीत लगभग असंभव हो गई थी। ऐसी दुखद घटनाओं का मंच तैयार हो गया था, जो हमेशा के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर दाग छोड़ देंगी। जैसे जैसे राजनीतिक तापमान बढ़ता गया, आम नागरिक खुद को प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं और बढ़ते तनाव की चपेट में पाते गए। इतने लंबे समय तक कायम रहने वाली नाजुक शांति टूटने वाली थी, जिससे भारत हिंसा और खून खराबे के भंवर में फंस गया। 1946 की घटनाएं शांति की नाजुकता और अनियंत्रित सांप्रदायिक घृणा के विनाशकारी परिणामों की कठोर याद दिलाती हैं। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा बुलाया गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस एक अलग मुस्लिम मातृभूमि के समर्थन में एक विशाल प्रदर्शन के रूप में था। हालांकि कलकत्ता में यह दिन जल्दी ही व्यापक हिंसा में बदल गया, जो बढ़ते सांप्रदायिक तनाव में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। विविध समुदायों का शहर एक युद्ध का मैदान बन गया, क्योंकि सड़कों पर भीड़ें आपस में भिड़ गईं। हिंसा क्रूर और अंधाधुंध थी, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों को निशाना बनाया गया था। शुरुआती झड़पें जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गईं, जिससे शहर अनियंत्रित हिंसा की लहर में डूब गया। पुलिस, जो अभिभूत और बिना तैयारी के थी, दंगों को रोकने के लिए संघर्ष कर रही थी। कलकत्ता की सड़कें अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य बन गईं, जिसमें व्यापक लूटपाट, आगजनी और हत्याओं की खबरें थीं। घरों में तोड़फोड़ की गई, व्यवसायों को नष्ट कर दिया गया और पूजा स्थलों को अपवित्र कर दिया गया। शहर अराजकता में डूब गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की हिंसा ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे पहले से ही विभाजित समुदाय और भी ध्रुवीकृत हो गए। कलकत्ता की घटनाओं ने भारत के विभाजन के दौरान आने वाली भयावहता का एक भयानक पूर्वाभास दिया। यह दिन उस गहरी सांप्रदायिक घृणा का प्रतीक बन गया, जिसने राष्ट्र को जकड़ लिया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के दौरान कानून व्यवस्था की टूट-फूट ने सामाजिक ताने-बाने की नाजुकता और शांति बनाए रखने के लिए मौजूदा प्रशासनिक ढांचों की अपर्याप्तता को उजागर किया। हिंसा ने लोगों की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास गहराता गया। कलकत्ता हत्याकांड, जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के मद्देनजर भड़का, भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय दर्शाता है। कई दिनों तक शहर में व्याप्त हिंसा की विशेषता इसकी क्रूरता और अंधाधुंधता थी। प्रतिशोधी हिंसा के चक्र में फंसकर हिंदू और मुसलमान समान रूप से क्रूर हमलों का शिकार हुए। कभी व्यापार और संस्कृति का जीवंत केंद्र रहा यह शहर अकथनीय भयावहता के दृश्य में बदल गया।
कलकत्ता की सड़कें गोलियों की आवाज, चीख पुकार और आग की लपटों से भर गईं। भीड़ें अस्थायी हथियारों से लैस होकर खुलेआम घूमती रहीं और दूसरे समुदाय के किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाया। घरों पर आक्रमण किया गया, परिवारों को तोड़ दिया गया और व्यक्तियों का बेरहमी से कत्लेआम किया गया। हवा मौत और जलती हुई इमारतों की दुर्गंध से भरी हुई थी। हिंसा का पैमाना चौंका देने वाला था। हजारों लोग मारे गए और अनगिनत अन्य घायल या विस्थापित हुए। शहर का बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। घर, व्यवसाय और सार्वजनिक इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। कलकत्ता हत्याकांड ने शहर और राष्ट्र के मानस पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया, जो सांप्रदायिक घृणा की विनाशकारी शक्ति की एक कठोर याद दिलाता है। कलकत्ता हत्याकांड के दौरान कानून व्यवस्था की टूट-फूट ने सामाजिक एकता की नाजुकता और अपने नागरिकों की रक्षा करने में अधिकारियों की विफलता को उजागर किया। उन काले दिनों की घटनाओं ने भारत के विभाजन के दौरान सामने आने वाली और भी बड़ी भयावहता के लिए एक भयावह भूमिका निभाई। चौथा भाग, नोआखाली नरसंहार। प्रतिशोध का एक क्रूर अध्याय। नोआखाली नरसंहार, जो कलकत्ता हत्याकांड के बाद हुआ, प्रतिशोधी हिंसा का एक क्रूर अध्याय था। वर्तमान बांग्लादेश में स्थित नोआखाली हिंदू अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ व्यापक हमलों का दृश्य बन गया। हिंसा की विशेषता इसकी व्यवस्थित और संगठित प्रकृति थी, जिसमें व्यापक लूटपाट, आगजनी, जबरन धर्मांतरण और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की खबरें थीं। नोआखाली में हमले भीड़ की हिंसा का सहज प्रकोप नहीं थे, बल्कि आतंक का एक सुनियोजित अभियान थे। हिंदू घरों और व्यवसायों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया गया और पूरे गांवों को तबाह कर दिया गया। महिलाओं को यौन हिंसा के भयावह कृत्यों का शिकार बनाया गया और कई महिलाओं का अपहरण कर लिया गया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। अपराधियों ने प्रभावी कानून प्रवर्तन के अभाव में उत्साहित होकर बेखौफ काम किया। नोआखाली नरसंहार ने हिंदू समुदाय पर एक अमिट निशान छोड़ दिया, जिससे भय और असुरक्षा की गहरी भावना पैदा हुई। हजारों लोग मारे गए या विस्थापित हुए और कई अन्य लोग उस हिंसा से आहत हुए जो उन्होंने देखी या अनुभव की थी। नोआखाली की घटनाओं ने सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया, जिससे हिंसा और प्रतिशोध का चक्र बढ़ गया। नोआखाली नरसंहार क्रूरता के लिए मानवीय क्षमता और अनियंत्रित घृणा के विनाशकारी परिणामों का एक गंभीर प्रमाण है। उन काले दिनों की घटनाएं सहिष्णुता, समझ और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की आवश्यकता की एक दर्दनाक याद दिलाती हैं। पांचवा भाग, परिणाम और विस्थापन। राष्ट्र की आत्मा पर दाग। कलकत्ता हत्याकांड और नोआखाली नरसंहार के बाद राष्ट्र की आत्मा पर गहरे दाग रह गए। हिंसा के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, क्योंकि लोग सुरक्षा की तलाश में अपने घरों से भाग गए। देश भर में शरणार्थी शिविर उभर आए, जो उन लोगों से भरे हुए थे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। हिंसा के आघात ने बचे लोगों पर एक स्थायी छाप छोड़ी, जिनमें से कई लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए संघर्ष किया। 1946 की सांप्रदायिक हिंसा का भारत के सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहले से ही नाजुक विश्वास टूट गया था। हिंसा और प्रतिशोध के चक्र ने भय और संदेह का माहौल बना दिया, जिससे कोई भी सार्थक बातचीत या सुलह लगभग असंभव हो गई। विभाजन के बीज 1946 की खून से सनी मिट्टी में बोए गए थे। हिंसा के कारण हुए विस्थापन और आघात के प्रभावित समुदायों पर दीर्घकालिक परिणाम हुए। कई शरणार्थियों ने शिविरों में भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी के कारण अत्यधिक कठिनाई का सामना किया। हिंसा के मनोवैज्ञानिक निशान पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जो माता पिता से बच्चों तक चले आ रहे हैं। 1946 की घटनाओं ने शांति की नाजुकता और अनियंत्रित सांप्रदायिक घृणा के विनाशकारी परिणामों की कठोर याद दिलाई। हिंसा के कारण हुए विस्थापन और पीड़ा ने सुलह और उपचार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।